तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, स्कूल साथी के प्लेटफॉर्म में मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने बॉटम माय हार्ट्स। और देखिए, मुझे पता है इस समय आपको एक साथी की जरूरत है। हाफ ईयरली सिर पे खड़ी है और आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आपको डर लग रहा है, आपको एक पॉलिशिंग की जरूरत है, और हम है ना, इसलिए तो हम स्कूल साथी हैं। तो बस निरंतरता बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। देखिए, हाँ, मैंने जब लाइव प्रोसेस पढ़ाया है, लाइव प्रोसेस हमारे पेड बैच पे अवेलेबल है, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। बहुत ही किफायती दामों में हम शिक्षा को दे रहे हैं, क्योंकि हमने शिक्षा को कभी व्यापार नहीं बनाया है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो लाइव प्रोसेस में मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या रिप्रोडक्शन लाइव प्रोसेस है कि नहीं, तो मैंने वहीं पर आंसर दिया था। आप लोग यूट्यूब वाले बच्चे, आप लोग के लिए भी क्वेश्चन है। हम जब लाइव प्रोसेस पढ़े थे, तब लाइव प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम, क्या पढ़े थे हम, जैव प्रक्रम, तभी मैंने आपसे पूछा था कि रिप्रोडक्शन लाइव प्रोसेस है कि नहीं। तो बेटा याद रखना, इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन लाइव प्रोसेस नहीं है, एक अकेले के लिए, इंडिविजुअल के लिए लाइव प्रोसेस नहीं है, एक अकेले के लिए नहीं है, पर एक पूरी स्पीसीज के लिए लाइव प्रोसेस है। क्योंकि यदि एक पूरी स्पीसीज, एक पूरी प्रजाति ये सोच ले कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, तो वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि लाइव प्रोसेस से मैंने कनेक्ट किया है, इसलिए किया है क्योंकि आपको समझ में आए, क्या समझ में आए कि रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए लाइव प्रोसेस नहीं है, पर एक स्पीसीज के लिए लाइव प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा। अगली चीज आती है, रिप्रोडक्शन है क्या, है ना। तो पहला डाउट क्लियर हुआ, यस सर, ऐसा बोलना है, बोलोगे तो याद रहेगा। मैं आप लोग से एक और विनती करने जा रहा हूं, मेरी जब भी क्लास हो तो ऐसे नहीं कि मूवी देखने आ गए, 1.5 गुना स्पीड में करके बैठ गए और पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं दादा, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको पेन कॉपी लेकर बैठना होगा। मैं YouTube पे भी वैसा ही पढ़ाता हूं जैसा पेड क्लासेस में पढ़ाता हूं। तो आपके लिए सबसे जरूरी है, आपके पास आपकी पेन कॉपी होनी चाहिए, और दूसरा, आप एक कोने में बैठ के पढ़ेंगे और बोल बोल कर पढ़ेंगे। आपने बचपन में सुना होगा, जब आपने पहाड़े याद किए थे, जब आपने ABCD याद की थी, तब आपको किस तरीके से कहा जाता था कि बोल बोल के याद करो, जोर जोर से याद करो। तो चीजें दिमाग में रहती हैं, छोटी छोटी बातें हैं। नहीं तो उतने ही क्रोमोसोम आपके पास है जितने टॉपर के पास है। क्रोमोसोम क्या होता है सर, बताऊंगा, पढ़ाने ही तो आया हूं, चलो ठीक है। तो बेटा याद रखना, अब रिप्रोडक्शन क्या है, तो बेटा अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन है। अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना या फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। सिंपल से शब्दों में समझते हैं कि एक A है, एक B है, ये दोनों का खुशहाल जीवन चल रहा है, पर ज्यादा से ज्यादा ये 40 साल जी पाएंगे, और क्योंकि भाई 30-35 साल के हो गए। अब इसके बाद कौन बढ़ाएगा तिवारी खानदान का नाम, कौन बढ़ाएगा बिसेन खानदान का नाम, कौन बढ़ाएगा इस खानदान का नाम, इसी के लिए कौन हमारी डिग्निटी को आगे बढ़ाएगा, कौन हमारे कर्मों को आगे बढ़ाएगा, इसके लिए स्पीसीज करती हैं रिप्रोडक्शन, और ये बनता है C। यहां पर मैंने आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया, प्लांट्स भी मान लो। बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। जब बायोडाइवर्सिटी खत्म, जरूरी है ये खत्म ना हो, इसके लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है, प्लांट्स भी जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं बायोम, एबायोटिक, बायोटिक, तो उन सब चीजों में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। उतने ही जरूरी पादप है, मतलब प्लांट है ना। यूनिसेलुलर जीव भी करते हैं रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर जीव भी करते हैं रिप्रोडक्शन। तो सभी लोग जब अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को लाना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। समझ में आई मेरी बात? बहुत अच्छे से थंब करते चलना, समझ में आ जाए, है ना। चलिए तो अब शुरू करें। वेरी गुड। तो चलिए, क्या लिखा है, जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया। जब कोई जीवित जीव अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना चाहता है, उसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्लियर है? प्रजनन वह
प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव अपनी ही प्रजाति के बच्चों को जन्म देता है। प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओन। समझ में आ गई मेरी बात? सिंपल सा समझाता हूं और समझ में आना चाहिए। अब क्या कैसे होता है सारी चीजें पढ़ेंगे, पर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है ना? तो यहां तक की बात क्लियर है? आगे चलिए। ऑफ स्प्रिंग का मतलब आता है यंग वंस, है ना? मैं आपको शब्दों के मतलब भी समझाते जा रहा हूं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है यंग वन बायोलॉजी लैंग्वेज में। तो आप समझेंगे आसानी से जब आप बायोलॉजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ठीक है, ये आप इसको प्रजनन लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ह्यूमन ही गलतियां करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़ते चलिए किस तरीके से ये दो माँ बाप अपने अगली जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, यहां पर इस चित्र में दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाता, आगे पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। चलिए, अब क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? तो सबसे पहले जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। मैंने क्या कहा आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया कि लाइफ प्रोसेस इंडिविजुअली के लिए नहीं है पर स्पीसीज के लिए है। तो जीवन की निरंतरता या फिर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहे। ऐसा ना हो कि भैया गुलाब पसंद है, बहुत सारे गुलाब हो गए हमारे पास, हमने सब गुलाब तोड़ लिए और उनका रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, उनकी प्रजाति खत्म हो गई, तो अब पृथ्वी पे गुलाब ही नहीं बचेगा। ह्यूमन ने छान लिया, इस एनिमल ने, आपने टाइगर प्रोजेक्ट देखा? टाइगर को बचाने के लिए हमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाना पड़ा, क्योंकि यदि टाइगर खत्म हो जाते तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को दिक्कत आ सकती थी। तो ये सारी चीजें। दूसरा, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं, इसके लिए भी रिप्रोडक्शन की जरूरत है। और अगला है वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, मेरी बात समझो। एक गर्ल है, मदर, एक फादर जो बॉय, है ना? इनके अपने क्रोमोसोम है, इनके अपने क्रोमोसोम है ना? इनके अपने क्रोमोसोम है, इनके अपने क्रोमोसोम है, और कुछ लक्षण इनके आए, कुछ लक्षण इनके आए। कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक। और ये नया जीव बना तो थोड़े से लक्षण इसके आए, थोड़े से इसके आए, तो एक नई जाति, एक नए कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक जीव आया जिसमें थोड़ी सी वेरिएशन हुई। अब सर समझ में नहीं आया, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। बेटा, आपके मम्मी पापा के एक बच्चा हो सकता है, दो बच्चे हो सकते हैं, तीन बच्चे हो सकते हैं, सबकी दो आंख है, एक नाक है, दो कान है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, फिर भी सब अलग अलग दिखते हैं। यही है वेरिएशन, यही है जेनेटिक वेरिएशन कि कैरेक्टरिस्टिक सेम है। मैंने क्या बताया? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा है कि आपका भाई एक आंख के साथ हुआ, वो भी होता है, हम जब डिसीज पढ़ेंगे, जब हम सिंड्रोम पढ़ेंगे। पर आपने समझा, इन दोनों पॉइंट का अंदर समझे, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब दो आंख ही आई, एक नाक ही आई, बाल का कलर लगभग सेम आया, हाथ दो ही आए, पैर दो आए, पर हम अपने भाई बहनों से अलग दिखते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस एक अलग कहानी है, पर अभी आपको समझाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई? तो इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? तो सबसे जरूरी है वेरिएशन, दूसरा लक्षणों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा उस पीढ़ी को आगे चलाए रखना, जिंदा रखना। कोई भी एक पीढ़ी, कोई स्पीसीज खत्म हो गई तो हमारी फूड साइकिल इफेक्ट करती है, फूड साइकिल इफेक्ट करती है, वो भी हम पर्यावरण में पढ़ेंगे। बहुत जरूरी है स्कूल साथी के साथ जुड़ना, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है और टीचर आपको ये बताता नहीं है, क्योंकि टीचर को तो पीडीएफ पढ़ देनी है। तो इसलिए हम पहले हर चीज का कनेक्शन बताते हैं, समझाते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा दो लोग चाहिए या दो जन चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा। आपको यहां पर की पॉइंट जो है, की पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन आनी चाहिए। ए बी हो या ए से ही छोटा ए आ जाए, या तो एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। दो कैसा? जो मैंने आपको बताया, ए प्लस बी मिलकर सी बना ले, या इसको छोड़ा अच्छा लिखना हो तो ए बी बना ले।
तो सर ये बात क्लियर हो गई इस लेक्चर से कि रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट भी कर सकता है, अपनी नई ऑफस्प्रिंग को ला सकता है, और डबल पेरेंट भी ला सकते हैं। तो सर क्या मतलब हुआ? तो यही यहां पर पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या बनेगा, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बनेगा? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। मतलब प्रजनन के प्रकार, प्रजनन के प्रकार। तो कितने प्रकार का प्रजनन होता है? तो प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो सर दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक, एसेक्सुअल, और दूसरा होता है लैंगिक, सेक्सुअल। क्लियर है? एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। क्लियर है? इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब। अब सर इसमें क्या अंतर है, कैसे क्या होता है, बताता हूं। जब सिंगल पेरेंट हो, जब सिंगल पेरेंट हो तो क्या कहेंगे? अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हूबहू कॉपी हो जाए, वेरिएशन ना हो, तो क्या कहेंगे? अलैंगिक या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और जब दो लोगों की आवश्यकता होती है, दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, डुअल, है ना, तो क्या होता है? लैंगिक होता है। और इसमें क्या होता है? वेरिएशन ज्यादा होते हैं, विविधता ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर समझ में आया, और इनके भी टाइप होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक की कहानी समझ में आई, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और हम समझते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक, सिंगल पेरेंट, बिल्कुल सही, नो गैमेट्स, एकल जनक, कोई युग्मक नहीं, ये मैंने बता दिया। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। पर मैंने आपको बिल्कुल बताया है, यदि नहीं बताया है तो नोट कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या नोट कर ले सर? रुक जाओ, अभी बता देता हूं कि कोई भी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में अंतर लिखने को आए, लिख लो मेरी बात को, कभी भी परीक्षा में अंतर लिखने को आए, अंतर में क्वेश्चन आए, अंतर में प्रश्न पूछे, अंतर में प्रश्न पूछे, या फिर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, तो बेटा अंतर हमेशा ऐसे लिखना है। कभी भी पैराग्राफ में अंतर नहीं लिखे जाते। आपको ए यहां पे लिखना है, बी यहां पे लिखना है, और बेटा एग्जाम्पल कभी भी नहीं दोगे तो आंसर अधूरा माना जाएगा। उदाहरण, उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है परीक्षा में नंबर पाने के लिए। तो मेरी बात समझ में आई? सबसे जरूरी क्या है? अंतर वाले क्वेश्चन लाइन खींचकर ही लिखने हैं, वेल डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे से लिखने पर अंतर वाला ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। तो यहां पर अब मैं अपनी बात को फिर से बताता हूं। तो एग्जाम्पल क्या होगा एसेक्सुअल के? सबसे पहला हो गया बाइनरी फिजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, हिंदी में तो और अच्छा है, द्विविभाजन, एक जीव दो भागों में टूट जाए और एक नया जीव बन जाए तो द्विभाजन। दूसरा आता है बडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन, फिर उसको कहते हैं स्पोर, बीजाणु, और तीसरा बीजाणु निर्माण। क्लियर है? तो ये इसको सबको पढ़ेंगे, पर अभी हमको क्या समझ में आया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है और जाइगोट या गैमेट्स नहीं बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? बाइनरी फिजन, स्पोर और बडिंग। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें टू पेरेंट चाहिए, गैमेट फ्यूजन होता है, और इसमें विविधता बनती है। और विविधता कैसे बनती है ये मैं आपको बता चुका हूं। बहुत अच्छे से समझ में आई मेरी बात? गुड, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो होमवर्क भी लिख लो, और सभी नंबरों पे लिखकर भेजेंगे, है ना, आप लिखकर भेजेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा हूं, यूट्यूब पे भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, ऐसा नहीं आए पढ़ाए चले गए। पहला क्वेश्चन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्लीज एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। और अगला आएगा, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो मेरे छोटे भाई बहनों कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल। तो कर लोगे
तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अपन ने पढ़ी। अब आते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें समझने वाली बातें जो हैं, सबसे पहला आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है सर, बडिंग क्या होता है। दूसरा आता है स्पाइरोगायरा में होता है। ये भी एग्जाम्पल यहीं की यहीं लिखते चलिएगा। बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है ना। विखंडन किस में होता है सर, स्पाइरोगायरा में होता है। राइजोपस में, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पूछे जाते हैं इसलिए याद होने चाहिए। तो और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है, तो सब्जियों। वेजिटेटिव शब्द ही आ गया, वेजिटेटिव शब्द आ गया तो इसका मतलब तो हो गया आलू प्याज और ब्रायोफिलम, ये सारी चीजें आ जाती हैं, पोटैटो ओनियन। तो शुरू करें, समझाना शुरू करूं एक एक को, तो याद रखिएगा। सबसे पहले इस चीज को लिख लीजिए अच्छे से, फिर आगे ये एग्जाम्पल पूछते हैं। बडिंग का एग्जाम्पल ईस्ट, है ना। फर्मेंटेशन विखंडन का एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, है ना, स्पाइरोगायरा। और बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन भी लिख लीजिए, है ना, बाइनरी फिजन भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से सारी चीजें धीरे धीरे चलती हैं। चलो गुड। अब अपन को यहां से लिखना है, सबसे पहला जो हमें लिखना है कि सर विभाजन क्या होता है, अने मतलब पहला क्या लिख रहे हैं सर, तो सब पहला क्या लिख रहे हैं, तो सर पहला क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, बाइनरी फिजन मतलब द्विविभाजन, बाइनरी फिजन मतलब द्विविभाजन। तो बाइनरी फिजन और द्विविभाजन क्या होता है, जब एक जीव दो भागों में टूटता है और उससे एक नया जीव बनता है। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मान लो एक ये जीव है ए, आगे जाके इसमें ऐसा गैप आया और इससे फिर दो जीव बन गए, उसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में इसकी परिभाषा लिखकर बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसकी परिभाषा लिखकर बताओ। किसकी, द्विविभाजन, किसकी सर, द्विविभाजन मतलब, द्विविभाजन मतलब बाइनरी फिजन की परिभाषा लिख के बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, लिख के तो बतानी पड़ेगी। चलो जल्दी लिख के बताओ, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आप जल्दी से मुझे इसकी परिभाषा लिख के बताइए, है ना, जल्दी से बताइए। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम लोग चीटिंग कर लेते हो, है ना। तो क्या लिखोगे, जब एक पेरेंट, जब एक पेरेंट, सबसे पहले क्या होगा, एक पेरेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। जब वो दो भागों में डिवाइड होता है तो उसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात। तो अब सर थोड़ा सा होमवर्क देना तो बनता है, इसके उदाहरण बताइए, उदाहरण बताइए, बाइनरी फिजन के उदाहरण बताइए, द्विविभाजन के उदाहरण बताइए। क्या होता है उदाहरण, जल्दी से बताइए। हाइड्रा, अच्छा एक हाइड्रा है वो बहुत सारे करता है, ये याद रखिएगा, है ना। हाइड्रा में बहुत सारी चीजें, अरे अमीबा नहीं देखा मेरे दोस्त, अमीबा हम पढ़ते हैं, ये देखो ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस है इसका, वो ऐसे ऐसे टूटता है और नया अमीबा बन जाता है। चित्र पे मत जाना, ये नया अमीबा बन जाता है, ये हो गया द्विविभाजन। बहुत सही से समझते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, बस थोड़ा सा होमवर्क करते चलिएगा, है ना, तो जरूरी है। अब आ जाते हैं अपन बडिंग, मुकुलन। अब बडिंग या मुकुलन क्या होता है, तो अब मैं फिर से बता देता हूं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, उसमें कोई क्या टेंशन लेना, कि जैसे एक जीव है, ये जीव है, अपन ऐसे बना लेते हैं, और इसकी एक ऐसा आया, अब ये अलग होके, ये अलग होके पूरा एक जीव बना ले, ये जो पॉइंट है ये पूरा जीव बना ले, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बडिंग या मुकुलन। तो इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ, जल्दी से एग्जाम्पल बताओ। तो क्या होगा, जब जीव का कोई अंग, जीव का कोई अंग टूटकर एक पूरे जीव का, देखो रीजनरेशन अलग होता है, हाँ ये पॉइंट भी जरूरी था। क्या होता है आजकल क्लासेस में, मतलब बच्चे छिपकली का एग्जाम्पल दे देते हैं
कि छिपकली की पूंछ भी तो वापस आ जाती है। गलत है बेटा, वो रीजनरेशन है, क्योंकि छिपकली की पूंछ जब कटती है तो छिपकली पूरी नहीं बन जाती है, उस पूंछ से क्या होता है, सिर्फ वो पूंछ डेवलप होती है, उसे रीजनरेशन कहते हैं। पर जब पूरा जीव बने तब बडिंग होती है। पूरा जीव बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पूरा जीव बनना चाहिए, तब इसको हम कहते हैं बडिंग। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में आ रही है तो। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब कहाँ चलते हैं, तो हमने बडिंग पढ़ा है ना, हमने बडिंग पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्पाइरोगायरा। इसको कहते हैं क्या, तो विखंडन। देखो अब स्पाइरोगायरा ये यही समझ सकते हो आप मेरे छोटे भाई बहन। क्या, ये सिंपल सी बात है, ये स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा है। देखिए ये पूरा एक था, ये दो भागों में टूट गया, विखंडित हो गया। जब ये पूरा दो भागों में टूट जाता है और विखंडित हो जाता है, मतलब एक मदर सेल या फिर एक पूरा एनिमल दो भागों में टूटता है, तो उसको क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है या फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब आते हैं स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन क्या कहलाता है? देखिए क्या होता है इसमें, इसको समझेंगे। अब ये ऐसा पूरा बंडल है ना, इसमें ये स्पोर पाए जा रहे हैं, और ये स्पोर जो होते हैं ये ब्लास्ट करते हैं, ये जो स्पोर ब्लास्ट करते हैं, और जब ये स्पोर ब्लास्ट करते हैं तो इससे जीव बन जाता है। तो क्या कहलाता है, स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। जब स्पोर क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, और उससे जो जीव बनता है उसको क्या कहा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। गुड यार, बहुत अच्छे से आप लोग करते हैं इस चीज को, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली, देखो मुकुलन पढ़ लिया, बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम बाकी चीजों में। एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताए हैं वो बिल्कुल अच्छे से लिखना है ना। बडिंग मैंने आपको बता दिया, हाइड्रा भी बताया, इसमें स्पोर फॉर्मेशन भी बता दिया। अब आपने देखा होगा कभी कभी कायिक प्रवर्धन, कभी कभी क्या होता है, इस आलू की आंख निकल आती है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया है ना। ये सब चीजें देखो, स्पोर स्पोरेंजियम बनते हैं स्पोर में, और ये ब्लास्ट हो जाते हैं तो इससे नए जीव बन जाते हैं। यही मैंने आपको, सर आपने यही तो बताया, तो बेटा चित्र में तो देख के बता ही सकता था। ये देखो, ये रहा स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर है मेरी बात? समझ में आई आपको? बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही धीरे धीरे समझते चलिएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अब आते हैं वेरिएशन। मतलब अब ये इसमें वेरिएशन नहीं मिलती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और सारे प्रकार हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। तो अब आगे की बारी आती है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप समझ में आए। अब आ जाते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करते चल रहे हैं, है ना। हाफ ईयरली सिर पे है इसलिए। कितना सुंदर फूल बना हुआ है ना, कितना सुंदर फूल बना है। अब इसमें चाहिए थे दो चीजें, एक चाहिए था मेल, एक चाहिए था फीमेल, है ना। तो अब सर बताओ इसमें कहाँ पे फीमेल है, कहाँ पर मेल है? तो सबसे पहले जरूरी है फीमेल पार्ट्स। तो फीमेल पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले स्टाइल। ये स्टाइल वो नहीं है, स्टाइल में रहने का वो नहीं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल और एग। सबसे पहले तो बेटा ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम सीधा सीधा परीक्षा में देखने मिलेगा। या क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्लावर के मेल पार्ट्स को बताइए, फ्लावर के फीमेल पार्ट्स को बताइए, ये क्वेश्चन बनता है और आपको बनना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये डायग्राम, फ्लावर का वेल लेबल डायग्राम बनाना फर्स्ट क्वेश्चन होगा। बन जाएगा, सब मुझे कल बना के दिखाएंगे, आज बना के रखेंगे और कल सब ही इसको भेजेंगे। दूसरा
पूछेगा फीमेल पार्ट्स, जिसे क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल और एग, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, तो पिस्टिल कहते हैं। वो पिस्टिल नहीं, ये पिस्टिल फीमेल पार्ट्स में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल और एग को कंट्रीब्यूट या फिर एक साथ बोलते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट इन फ्लावर, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, कोई बुराई नहीं है आप में, है ना। दूसरा मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, है ना। ये जो पंखुड़ी है, फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है, उन्हें पेटल्स कहा जाता है। ये ही बचाती हैं, इनका काम बचाना भी होता है ना। सर आपने तो बता दिया, अब देखो, ये देखो बाकी सारा पॉलन ग्रेन्स अभी पढ़ाऊंगा, कैसे वो स्वनिषेचन, पर निषेचन होता है, वो सब चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे। पर आज की क्लास का जो टॉपिक है, सबसे पहले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, फीमेल पार्ट्स कौन कौन से हैं और मिलकर इसको क्या कहा जाता है, और मेल पार्ट्स कौन से हैं। तो सर अब आज का क्वेश्चन, बाकी क्लासेस हम पढ़ेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये आता है कि मिलकर इनको क्या कहा जाता है। तो मिलकर इनको क्या कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट को पिस्टिल कहा जाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मिलकर क्या कहा जाता है, पार्ट क्या है, एंथर और फिलामेंट है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि क्या कहा जाता है। क्लियर है। अब पॉलन ग्रेन्स कैसे आते हैं, क्या होता है, वो पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले धीरे धीरे समझो, अपने दिमाग को लोड मत दो, पहले ये चित्र को देखो, इसकी लेबलिंग को समझो। अच्छा एक और टिप ले लो एग्जाम की, जब भी डायग्राम बनाओ, सारी लेबलिंग राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ये लेबलिंग गलत है, आपको जब एग्जाम हॉल में लेबलिंग करने को आए तो पूरी की पूरी लेबलिंग राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, कोई भी लेबलिंग लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। क्लियर है। अब आते हैं परागकण। अब परागकण क्या होते हैं, जिनके कारण निषेचन होता है, पॉलन ग्रेन्स, है ना। तो परागकण, परागों का ट्रांसफर या स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स या फिर परागकणों का स्थानांतरण। मतलब देखो, ये फ्लावर है, पुष्पा वाला फ्लावर नहीं, ये फ्लावर है। अब इसमें निषेचन होने के लिए परागकण होंगे। कहां पाए जाएंगे परागकण, ये पाए जाएंगे। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक ही पौधे का स्त्री केसर, मतलब फीमेल, दूसरे के मेल में चला जाए, तो उसी में चला जाए, मतलब एक ही फ्लावर का मेल पार्ट का फीमेल पार्ट में परागकण का ट्रांसफर हो, तो उसे स्वनिषेचन कहते हैं। और दूसरे में हो जाए तो उसे पर निषेचन कहते हैं। क्लियर है। तो यही तो बात होती है, क्या हुआ, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकणों। अब इसके क्या कहते हैं, नर और मादा युग्मकों का संलयन, ये एक फर्टिलाइजेशन होता है ना, सीड्स बनते हैं, फल बनता है। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे पूरी चीजें, है ना। तो ये आपको याद रखना है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव अपन ह्यूमन में चले जाएंगे, तो इसको याद रहेगा। अब अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे जब पूरी चीजों को और अच्छे से समझेंगे, और परागकण कैसे ट्रांसफर होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके एजेंट्स कौन कौन होते हैं। एजेंट्स कल अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगली क्लास में आपको जो समझना है, YouTube वाले बच्चे, आपको ये क्लास मिलेगी। यदि आप नेक्स्ट क्लास हम YouTube पे देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, नहीं मिले तो बहुत ही सस्ते किफायती दामों पे हम इस कोर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये पूरी कहानी पढ़नी है तो आपको आना पड़ेगा स्कूल साथी के ऐप पर, कि कैसे जब एक ही पौधे के स्त्री केसर से स्त्री केसर मतलब और पुंग केसर में जाए तो क्या प्रोसेस होती है, और ये कैसे जाता है, हवा के थ्रू जा सकता है। कैसे जा सकता है, जिसे हम एजेंट कहते हैं, कीड़े मकोड़े ले जाते हैं तो भी हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कैसे होता है, तो कैसे हो सकता है, हवा से हो सकता है।
कीड़े मकोड़ों से हो सकता है, मानव के हाथों से हो सकता है, ये सब ट्रांसफर इस तरीके से होता है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब एक ही पौधे के स्त्री केसर से पुरुष केसर में चला जाए तो स्वनिषेचन। और एक पौधा कीड़ा ले गया, जैसे एक पौधा ये है, ये एक पौधा है, ये एक पौधा है ना, ये एक पौधा है और ये पौधा है, और दूसरा पौधा अपना ये है ना, ये है। तो जब इसका इसमें चला जाए तो परनिषेचन कहते हैं। और ये कैसे होगा? ये हवा से भी हो सकता है, तितली के माध्यम से भी हो सकता है, और किसके माध्यम से हो सकता है? तो मानव के हाथों के माध्यम से हो सकता है। तो यही सब चीजें अच्छे से अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी। अभी आपने जो सीखा 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? आंख बंद और जहां जहां बैठे हो सब लोग रिवाइज करोगे। सबसे पहले हमने सीखा, क्या सीखा? कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है कि नहीं। क्या पर सीखा? रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है कि नहीं, जैव प्रक्रम है कि नहीं, जैव प्रक्रम है कि नहीं, क्या रिप्रोडक्शन है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तीसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स पढ़े। इस टाइप्स के हमने एग्जाम्पल देखे। आज की क्लास में भी कितनी चीजें हुई। फिर इसके बाद हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा। क्या पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा। और फिर एसेक्सुअल के भी हमने टाइप पढ़े। और अभी सिर्फ फ्लावर को समझा है, मैंने फ्लावर में कुछ नहीं पढ़ाया है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिएगा स्कूल साथी के साथ। बहुत ही आराम से आपकी हाफ ईयरली के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आपकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत तेजी से हमारे बैचेस चल रहे हैं, उसमें इनरोल कीजिए, आगे आइए, जुड़िए, हमें अपना साथी बनाइए। हम तो आपको अपना साथी बना चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।